हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से संबंधित मैंने सभी चैप्टरों और टॉपिकों को कंप्लीट कर दिया था। ओके, तो मैं पुनः आपको एक बार बता दूं कि जो आपने पुरानी टॉपिकों को पढ़ा है, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र जो आपने पढ़ा वो एनसीईआरटी में एक लेसन था। लेकिन अगर आप किसी दूसरी किताब को, कुमार मित्तल, चित्रा या किसी अन्य प्रकाशन की किताब को उठाते हैं तो वो सिर्फ आपको एक चैप्टर नहीं, वो आपको कम से कम 5 चैप्टर मिलेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, प्रिज्म और प्रकाशिक यंत्र, तो 5 चैप्टर कम से कम मिलेंगे, नहीं तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, लेंस में अपवर्तन, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, 2-3 इस तरीके से बढ़ जाते हैं। तो मैंने उस लेसन को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आज का अगला अध्याय होगा तरंग प्रकाशिकी। एनसीईआरटी बुक में ये अध्याय 10 है, अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। अब मैं आपको पुनः बता दूं कि ये तो एनसीईआरटी में एक लेसन है तरंग प्रकाशिकी, लेकिन अगर आप किसी साइड बुक को पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये 4 लेसन में मिलेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये 4 लेसन आपको सिर्फ एनसीईआरटी में एक लेसन में पढ़ने हैं, यानी कि साइड बुक के 4 और एनसीईआरटी का सिर्फ 1। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं तरंग प्रकाशिकी। ओके, तो तरंग प्रकाशिकी में सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति। तो कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वो हमारे कार्निया पर आपतित होता है, वो जलीय द्रव, नेत्र लेंस, काचाप द्रव से होते हुए हमारे रेटिना पर गिरता है। और जब रेटिना पर गिरता है तो संसार में उपस्थित सभी प्रकार की वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनने का मैसेज, जो रेटिना अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, उसमें से जो प्रकाश सिराएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो जो प्रकाश है, तो सीधी सी बात, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। प्रकाश किसी के संपर्क में आता है तो वह वस्तु गर्म हो जाती है, यानी कि वो उसमें ऊर्जा भी एक प्रकार से होती है। तो इसी के आधार पे प्रकाश के कुछ गुण बताए जाते हैं जो निम्न है। तो सबसे पहला गुण हम लोग पढ़ते हैं, ये मैं आपको किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के पहले लेक्चर में पढ़ाया है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये सारी बातें मैंने प्रकाश के गुण में बताई है। वही सारी बातें आज हमें फिर से प्रकाश के प्रकृति के विषय में जानना है। ओके, तो प्रकाश के प्रकृति में सबसे पहली टॉपिक पढ़ी जाती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 2 पढ़ा जाता है, इन सब का हम लोग प्रायोगिक परिमाण भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 7-8 में जब हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो कैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसके लिए हम लोग प्रयोग भी किए हैं। ठीक है, तो नंबर 2 कहा जाता है कि जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। नंबर 3 कहा जाता है कि प्रकाश में परावर्तन होता है। तो परावर्तन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, प्रकाश में परावर्तन होता है। नंबर 4 कहा जाता है प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। नंबर 5 कहा जाता है कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण भी हम लोगों ने प्रिज्म वाले लेसन में पढ़ा था कि जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश किरणों के अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया होती है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो नंबर 5 पढ़ा जाता है कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। नंबर 6 कहा जाता है कि प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। तो जो ये टॉपिक है अभी हम लोग आज तरंग सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे,
इसके बाद का जो लेसन आएगा वह व्यतिकरण ही आएगा। सॉरी, वो जो एनसीईआरटी किताब में, इसी में हम लोग तरंग प्रकाशिकी में ही व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण के विषय में पढ़ेंगे। और जो साइड बुक होंगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर होता जाएगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इसके पश्चात व्यतिकरण, फिर इसके बाद विवर्तन, फिर इसके बाद ध्रुवण। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो नंबर 6 पढ़ा जाता है कि प्रकाश में व्यतिकरण होता है। क्या होता है? 5-6 टॉपिक के बाद आपको पता चल जाएगा व्यतिकरण। नंबर 7 कहा जाता है कि प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। नंबर 8 कहा जाता है प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। 9 कहा जाता है कि जो प्रकाश होता है जब वो किसी धातु पर आपतित होता है तो वह उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, यानी कि प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकता है। तो प्रकाश द्वारा किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने की जो घटना या प्रक्रिया होती है वही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग प्रकाश की प्रकृति के इतने गुण पढ़ते। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रकाश की प्रकृति के विषय में बताया और प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं उन सभी चीज़ों को मैंने नंबरिंग वाइज आपको बताया। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है कि न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में अपने कणिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे मुख्य रूप से मान्यताएं प्रदान की गई। तो इसमें भी क्या क्या सिद्धांत उन्होंने दिया था, अपने कणिका सिद्धांत में क्या क्या बताया था, उसको भी हम लोग नंबरिंग वाइज जानेंगे। ठीक है, तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत में नंबर 1 कहा जाता है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। क्या कहा जाता है? प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिसे कणिकाएं कहा जाता है। तो पहली चीज उन्होंने बताई थी कि जो प्रकाश स्रोत होता है जिससे प्रकाश निकलता है, वहां से प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है या चलता है, जिसे किसकी संज्ञा दी जाती है? कणिकाओं की संज्ञा दी जाती है। तो लिखेंगे क्या कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिसे कणिकाएं कहा जाता है। ओके, नंबर 2 कहा जाता है कि भिन्न भिन्न रंग की कणिकाएं, भिन्न भिन्न रंग की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। भिन्न भिन्न रंग की जो कणिकाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। ठीक, नंबर 3 कहा जाता है कि ये जितने भी कण होते हैं, ऐसा नहीं कि ये कण भिन्न भिन्न आकार के हो गए तो इनकी चाल भिन्न भिन्न हो गई, नहीं, ये सभी कण प्रकाश के कण हैं। अर्थात ये जो कण होते हैं ये प्रकाश के वेग से ही आगे चलते हैं। ठीक, नंबर 4 कहा जाता है कि ये कणिकाएं जब हमारे रेटिना पर आपतित होती हैं या गिरती हैं, ये कणिकाएं जब हमारे रेटिना पर आपतित होती हैं या गिरती हैं तभी हमें सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत हो गया। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, नंबर 1 में आप लोग लिखेंगे प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे कणिका के रूप में चलता है, जिसे कणिकाएं कहा जाता है। नंबर 2 कहा जाता है कि भिन्न भिन्न रंग की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। नंबर 3 कहा जाता है कि ये सभी कणिकाएं प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं या चलती हैं। नंबर 4 कहा जाता है कि ये कणिकाएं जब हमारे रेटिना पर आपतित होती हैं या गिरती हैं तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ओके, तो इस तरीके से न्यूटन के कणिका सिद्धांत में हम लोग ये 4 स्टेप पढ़ते हैं। ओके, अगली टॉपिक होगी हम लोगों की तरंगाग्र। कहा जाता है
कि किसी माध्यम में किसी समय खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की कला में समान हो, तो वह तरंगाग्र कहलाता है। जैसे ये कोई माध्यम है, इस माध्यम में किसी समय आपने कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया, तो जो आपने काल्पनिक पृष्ठ खींचा उस पृष्ठ पर जितने भी कण होंगे उन कणों की कलाएं जो होंगी वो एक समान होंगी। ठीक है, वही क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ओके, अब जो ये तरंगाग्र होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, इनकी जो आकृतियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, अब जो ये तरंगाग्र हैं ये मान के चलिए जो मूलतः होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे दो प्रकार भी मिलेंगे और कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये आपको 3 प्रकार के भी मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। तरंगाग्र, तो नंबर 1 पढ़ा जाता है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र कहते हैं कि जो माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की किरणें एक दिशा में संचरित हो रही हैं, तो इस तरीके से ये प्रकाश की किरणें हैं, एक दिशा में ये संचरित हो रही हैं। अब इन किरणों के लंबवत कोई एक ऐसा पृष्ठ खींचें, ये मैंने एक पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पृष्ठ अगर खींचते हैं तो ये जो हम लोगों ने पृष्ठ खींचा है, इस पृष्ठ पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक साथ पहुंचेंगी, एक ही साथ पहुंची। एक साथ पहुंचने के पश्चात इनके द्वारा जो कंपन होगा ये समान कला में होगा। तो इस तरीके से जो प्राप्त होता है वही समतल तरंगाग्र कहलाता है। फिर से एक बार मान लेते हैं कि कोई तरंग है जो एक दिशा में संचरित हो रही है, ठीक है। तो इस तरंग की दिशा के लंबवत अगर हम कोई पृष्ठ खींचें, तो अगर हम कोई पृष्ठ खींचते हैं तो तरंग के जितने भी कण होंगे वे सभी एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे। जब वे सभी एक साथ पृष्ठ पर पहुंचते हैं तब वे अपने कंपन को प्रारंभ करेंगे। तो जब वे एक साथ कंपन को प्रारंभ करेंगे तो उनके प्रारंभ करने की जो कला होगी वह एक समान होगी। तो इस प्रकार का जो तरंगाग्र होता है वह समतल तरंगाग्र कहलाता है। ठीक, नंबर 2 पढ़ा जाता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, ठीक, ये हो गया। तो गोलीय तरंगाग्र का हम एक फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। इस सूर्य से प्रकाश की जो किरणें हैं वो सभी दिशाओं में संचरित हो रही हैं इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से अब हम करेंगे क्या कि इन तरंग संचरण की दिशाओं के पृष्ठों के लंबवत एक पृष्ठ खींचेंगे। कि यदि तरंग माध्यम के किसी एक स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं और वो संपूर्ण दिशाओं में संचरित हो रही हों तो उस बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक पृष्ठ खींचें। अगर आप किसी त्रिज्या से एक पृष्ठ खींचते हैं, मान लेते हैं किसी को मैंने सेंटर माना और एक पृष्ठ खींच दिया, ये पृष्ठ खींचा, तो इस पृष्ठ पर जितने भी उपस्थित कण होंगे इन पर जो तरंग होंगे वो सभी एक साथ ही पहुंचेंगे,
चूंकि जब आप इसको केंद्र मान करके एक पृष्ठ खींचेंगे तो इस पृष्ठ और इस स्रोत के बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी। तो यहाँ से निकलने वाले जो तरंग होंगे वो इस पृष्ठ पर एक साथ पहुँचेंगे तो इस पे उपस्थित जो कण होंगे वो एक साथ जो है कि प्रारंभ करेंगे। जब वो एक साथ प्रारंभ करेंगे तो एक साथ प्रारंभ करने के कारण उनके द्वारा जो उत्पन्न कलाएं होंगी वो एक समान होंगी। तो इसके कारण जो तरंगाग्र उत्पन्न होता है उसी को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। तो मूलतः तरंगाग्र दो प्रकार के होते हैं, एक समतल तरंगाग्र और एक गोलीय तरंगाग्र। ओके, तो ये हो गया आपका गोलीय तरंगाग्र। ठीक, चलिए सर अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स का क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों को चलने के लिए या संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः हाइगेन्स ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। उसने ईथर के विषय में बताया कि जो ईथर है वो भार में सबसे हल्का है और वह सर्वव्यापी है, सभी जगह उपस्थित है। जो ईथर है उसकी घनत्व जो है वो बहुत ही कम है और प्रत्यास्थता उसकी सबसे अधिक है, जिसके कारण प्रकाश तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ये क्या था? ये हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत था। हाइगेन्स ने तरंगों के विषय में ऐसा बताया था। ओके, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। या कहा जाता है कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश स्रोत के चारों ओर के जो उपस्थित कण होते हैं वे कंपन करने लगते हैं। तो प्रकाश स्रोत के चारों ओर के जो उपस्थित कण होते हैं तो उनके भी कंपन करने की जो कलाएं होती हैं वो एक समान होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तरंगाग्र कहा जाता है। कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं, जिनकी कलाएं समान होती हैं, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। ओके, नंबर 2 क्या कहेंगे? नंबर 2 में तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंगाग्र का कार्य करता है, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं और ये प्रारंभिक चाल से ही आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 3 कहा जाता है कि यदि हम किसी समय तरंगाग्र के पृष्ठ पर कोई स्पर्शी रेखा खींचें या कोई स्पर्शी खींचें तो वह प्रकाश की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि जितने पृष्ठ आपको मिलते जाएंगे उन पर आप स्पर्शी खींचेंगे तो जो आप स्पर्शी खींचेंगे वह हमेशा क्या करेगा? प्रकाश की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, तो इस तरीके से 3 टॉपिकों में हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कंप्लीट होता है। ठीक, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की कमियां। ठीक, क्या पढ़ेंगे? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की कमियां। इनकी क्या कमी रह गई द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के
अनुसार कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन की सफल व्याख्या की गई। किसकी किसकी? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन की सफल व्याख्या की गई, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई। वो क्या कमियां थी उसको हम आपको स्टेप वाइज स्टेप बताते हैं। तो इन कमियों में नंबर 1 कहा गया कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों को यांत्रिक माना गया था और तरंगों को संचरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम के रूप में हम लोगों ने ईथर को सर्वव्यापी माध्यम कहा था, लेकिन एक वैज्ञानिक माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बताया कि जो ईथर है वो एक सर्वव्यापी माध्यम सही नहीं है। ठीक है, हाइगेंस ने बताया कि ईथर एक सर्वव्यापी माध्यम है, लेकिन माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर बताया कि जो सर्वव्यापी माध्यम ईथर की बात की जा रही है वो एक सर्वव्यापी माध्यम नहीं है। ओके, नंबर 2 कहा गया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, और अगर प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होगी तो प्रकाश का एक गुण होता है ध्रुवण। तो प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होने पर प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाती है, यही एक कमी रह गई। ठीक है, नंबर 2 अगर आप प्रकाश की प्रकृति को अनुदैर्ध्य मानते हैं तो प्रकाश की ध्रुवण की घटना को हम लोग सफल नहीं कर पाएंगे। ओके, नंबर 3 इसी के साथ साथ इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है, तो मिलाकर के ये 2-3 चीजें द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में कमियों के रूप में उभर करके आती हैं। ठीक है, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक पथ। कहा जाता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका अपवर्तनांक n हो, तो अपवर्तनांक n और तय की गई दूरी d का जो गुणनफल होता है वही प्रकाशीय पथ कहलाता है। क्या लिखेंगे? यदि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका अपवर्तनांक n हो, तो माध्यम के अपवर्तनांक n और दूरी d का गुणनफल प्रकाशिक पथ कहलाता है। ठीक, यानी कि प्रकाशिक पथ बराबर लिखा जाता है प्रकाशिक पथ अपवर्तनांक n और तय की गई दूरी d, n और d का जो गुणनफल होगा यही प्रकाशिक पथ कहलाएगा। ओके, इसको सिद्ध कैसे करते हैं देखते। माना दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल भी तथा निर्वात में प्रकाश की चाल c निर्वात में है, तो माध्यम का अपवर्तनांक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर क्या लिखा जा सकता है? c/v। तो n बराबर c/v। चलिए, प्रकाश द्वारा इस माध्यम में d दूरी तय करने में
लगा समय t हो तो t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो d अपान माध्यम में प्रकाश की चाल क्या थी v, यानी कि t बराबर लिखा जा सकता है d अपान t समय में t प्रकाश द्वारा निर्वात में तय c गुणे t, क्या लिखेंगे c गुणे t, तो चलिए t की वैल्यू रख देते हैं c गुणे t की वैल्यू क्या है d अपान v, इसको हम थोड़ा सा अगर एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा c अपान v और ये इंटू डी, c अपान v का मान कितना है n, ये बराबर क्या आ जाएगा n d। तो t समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय दूरी, यही दूरी क्या कहलाएगी, प्रकाशीय पथ कहलाएगी, अर्थात ये क्या हो जाएगा प्रकाशिक पथ बराबर कितना आ जाता है n इंटू डी। मैं फिर से एक बार बताऊं कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका अपवर्तनांक n हो, तो अपवर्तनांक n और तय की गई दूरी d का जो गुणनफल होता है वही प्रकाशिक पथ कहलाता है। तो मैंने माना है कि माना दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा निर्वात में प्रकाश की चाल c है, तो माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जा सकता है n = c अपान v। तो प्रकाश द्वारा इसी माध्यम में d दूरी तय करने में लगा समय t हो, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो d दूरी हो गई और v चाल था, तो d अपान v। अब t समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय, ये t का मैंने मान रख दिया d अपान v। मैंने इसको एडजस्ट किया, c को v के साथ लिखा तो c अपान v इंटू डी, c अपान v की जो वैल्यू है वो कितनी है n है, अर्थात n इंटू ये बच गया d, तो जो प्रकाशिक पथ मिलता है वो क्या हो जाता है n इंटू डी। तो इसी के आधार पर परिभाषा दी जाती है। ओके, सो नोट कर लीजिए इसे आप। तो अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता, अगर आप ध्यान देंगे तो इस टॉपिक को मैंने किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के प्रकाश के अपवर्तन में लेंस के पहले ही मैं इस टॉपिक को जरूर पढ़ाया हूँ। ठीक है, सो कोई बात नहीं, इसे एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। तो अगर मैं थोड़ा से प्रकाश के अपवर्तन की बात करूं, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना का जो कारण होता है वो माध्यमों का भिन्न भिन्न होना होता है। यदि मैं मान लूं कि पहला माध्यम 1 और दूसरा माध्यम 2 है, और पहले माध्यम में जो चाल है प्रकाश की वह v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वह v2 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसे आप स्लो धीरे धीरे सुन करके इसे आप नोट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, क्या लिखा जाएगा 1n2 v1 अपान v2, v1 अपान v2। एक चीज जरा आप जानिए, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, हम जानते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, v बराबर होता है n इंटू लैम्डा, ध्वनि के वेग, ध्वनि की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में संबंध पढ़े हैं। v बराबर होता है n इंटू लैम्डा। उसी के आधार पे यहाँ क्या लिखा जा सकता है
1n2 इक्वल टू V1/V2। और एक चीज़ आप ये भी जानेंगे कि माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश की आवृत्ति तो नहीं बदलती है, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। सो उस स्थिति में V1 बराबर लिखा जा सकता है n इंटू λ1 अपान n इंटू λ2। n से कैंसिल हो जाएगा, मिल क्या जाएगा 1n2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू λ1 अपान λ2। ठीक, तो यही संबंध होता है, या इसी प्रकार प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ओके, तो ये प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था, इसमें भी मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स आपको पढ़ा दी। एक लेसन की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन को नहीं छेड़ा मैंने। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है, इसमें मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा दी। भी 2 टॉपिक्स इसमें मुझे पढ़ाना है। क्या क्या? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। अगर मैं ये दोनों टॉपिक पढ़ा देता हूं तो जो आपकी साइड बुक है उसमें से एक लेसन आपका और कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के तरंग प्रकाशिकी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, सो इसे आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।